तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बेटा? सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? जरा बड़ी यस और नो बोल देंगे। हेलो पूजा जी, हेलो एवरीवन, सब ठीक है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इसी के साथ साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है प्लानिंग इन इंडिया, जिसके अंदर हम मेजरली 5 ईयर प्लान्स कवर करेंगे। और 5 ईयर प्लान्स कवर करते करते हम सब कुछ जान लेंगे कि भैया जी क्या क्या, किसमें, कैसे कैसे, कब कब होता है। ठीक है, चलिए। तो जीएस का एक सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स, उसका ये टॉपिक है और एग्जाम में कई बार आता है। बड़े अलग तरीके से ये 5 ईयर प्लान्स पढ़ाता हूं मैं। 5 ईयर प्लान के साथ साथ आसपास जो चीजें घटी हैं वो भी कवर करने का ट्राई करते हैं। ठीक है भैया? तो आराम से दिल थाम के बैठिएगा, आराम से पढ़ेंगे चैप्टर को और मजे ही मजे करेंगे। ठीक है भैया? चलो, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्या पढ़ना है हमने कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग कमीशन क्या होती है, प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो ये 5 ईयर प्लान्स लॉन्च किए गए थे वो क्या होते हैं, नीति आयोग क्या होती है, ये सब पढ़ने का इसमें हम ट्राई करेंगे। ठीक है भैया? तो आप में से जो जो बच्चा ये क्लास कर चुका है वो क्लास को छोड़ सकता है। यानी अगर मानो किसी की क्लास किसी बैच में अगर ये हो चुकी है तो ठीक है, अगर नहीं हुई है तो आप बैठ के आराम से क्लास को देख लो। ठीक है, चलिए। तो आइए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भैया, फटाफट से हम जल्दी से एक बार। तो यहां पर हम बात करेंगे प्लानिंग कमीशन के बारे में। तो जब भारत आजाद हुआ तो भारत के आजाद होने के बाद पहला पहला पॉइंट या पहला पहला मुद्दा यह था कि कैसे अब भारत का विकास किया जाए या भारत का डेवलपमेंट किया जाए। ठीक है, यह मुद्दा है। तो बहुत सारे लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, क्या करना है। तो एट द एंड समझ आया कि कुछ भी करें ना करें, लेकिन एक चीज ये जरूरी है कि विकास के लिए प्लानिंग करनी बहुत जरूरी होती है। तो जैसे मानो कि आप में से कोई बच्चा सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहा है। मानो आप में से कोई बच्चा अभी आज हमारी 14 जून है, 14 जून, और जो बच्चा हमारा मानो कोई सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको अपना सिलेबस कवर करना पड़ेगा। आपको सिलेबस कवर करने के साथ अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। आपको नोट्स के साथ रिवीजन आपको करनी पड़ेगी। आपको उसके साथ साथ मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। तो ऐसे करते करते अगर जो बच्चा ये 4 स्टेजेस अच्छे से कर लेता है पूरी प्लानिंग के साथ, उसका सीजीएल क्लियर हो जाता है। मुद्दा है कि लोग ये सब कर नहीं पाते, है ना। प्लानिंग करनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि प्लानिंग के बाद ही इंप्लीमेंट करते हैं, और इंप्लीमेंट करेंगे तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा। ऐसा लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ प्रोसेस इन विच objectives of economic development are desired to achieved in a given period of time। कि आर्थिक नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है बेटा जिसमें आर्थिक विकास के निर्धारित उद्देश्यों को एक निश्चित समय में प्राप्त करने की इच्छा होती है। ठीक है, आप में से जो जो बच्चा इस क्लास को एज अ डेमो क्लास देख रहा है, 14 जून से हमारा सीजीएल का नया बैच चालू होने वाला है। आप उस बैच में ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए Y724 डिस्काउंट कोड लगाइएगा। ये क्लास देख लो पूरी आराम से। इस क्लास के बाद हम एंड में डिस्कस करेंगे कि भाई कहां से बैच लेना है और बैच कितने का है और कौन सा बैच लेना है। क्लास के एंड में डिस्कस करूंगा, बीच में डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है भैया? चलो, अब आता है मुद्दा हमारा कि डिसाइड कर लिया हमने कि भाई भारत ने इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है, और भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए हमने क्या डिसाइड किया कि हम एक प्लानिंग कमीशन की स्थापना करेंगे। हम एक प्लानिंग कमीशन की स्थापना करेंगे।
और प्लानिंग कमीशन को बोला कि भैया जी 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन की स्थापना करी गई। ठीक है, फिर पूछा गया कि प्लानिंग कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा या प्लानिंग कमीशन का उद्देश्य क्या होगा। भारत में आर्थिक विकास लेके आना, भारत में आर्थिक विकास लेके आना प्लानिंग कमीशन का मुद्दा होगा, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कैसे करेंगे? 5 ईयर प्लान्स का कॉन्सेप्ट लेके आए कि हर 5 साल में 5 ईयर प्लान्स लेके आएंगे और 5 ईयर प्लान्स लेके आने के बाद 5 ईयर प्लान्स लेके आने के बाद क्या करेंगे? हम सिंपल तरीके से हम उसमें 5 साल तक एक प्लान को फॉलो करेंगे और प्लान को फॉलो करने के बाद हम लोग एनालाइज करेंगे कि हमने जो जीडीपी की ग्रोथ का टारगेट सेट किया था, हमने 5 साल के बाद जीडीपी की ग्रोथ में हमने कितना अचीव किया है। हमने जो टारगेट सेट किया था, हमने जीडीपी की ग्रोथ में कितना टारगेट हमने क्या किया बेटा? हमने कितना टारगेट अचीव किया है। सिंपल, हर प्लान में यह किया जाएगा। अब इसके साथ ये पूछा गया कि प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन किसे बनाएंगे? हु विल बी दी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? जो भारत का प्राइम मिनिस्टर होगा वही प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन होगा। जो भारत का प्राइम मिनिस्टर होगा वही भारत का कौन होगा? वही भारत का प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन होगा। तो जब प्लानिंग कमीशन का निर्माण किया गया तब पहले जवाहरलाल नेहरू जी को प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। राइट, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब ये सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं बेटा कि 15 मार्च 1950 को बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनेंगे, आर्थिक और सामाजिक विकास इनका उद्देश्य होगा। तो इसी के साथ साथ प्लानिंग कमीशन की बात करते करते हम स्टार्ट करेंगे जल्दी से 5 ईयर प्लान्स के बारे में। 5 ईयर प्लान्स में जिस प्लान में समझाने की जरूरत है, जिस प्लान में आपको मुझे एनालाइज कराने की या कुछ डिस्कस करने की जरूरत है, वहां डिस्कस करूंगा। जहां पर जरूरत नहीं है वहां डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, तो बात आएगी हमारी पहले प्लान को लेके। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 1956 तक इस प्लान का टाइम पीरियड है। अब ये पहला प्लान है, तो भारत में पहले से प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए तो वो देश का बेड़ा गर्क करके गए थे, यानी कि देश को खराब करके गए थे। उन्होंने क्या किया था ऐसा भाई खराब करने के लिए? उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। उन्होंने हमारी खेती को बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री को, रूरल इंडस्ट्री को बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। उन्होंने उसके साथ साथ जो भी सारी बाकी देश की बस्ती हैं सब खत्म कर दिया था। ठीक है, तो पहले ये बोला गया कि देखो ऐसा है भैया, पहले 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया, उद्देश्य क्या रखा गया? फर्स्ट, एग्रीकल्चर को, भारत में एग्रीकल्चर को या भारत में कृषि को इंप्रूव करना, सेकंड, भारत के लोगों में या भारत एज अ कंट्री में सेल्फ सफिशिएंसी यानी कि आत्मनिर्भरता लेके आनी है। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, जरा बताना मुझे एक बार कि आप सब बच्चे किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? बताओ जरा बेटा एक बार कि आप में से कौन कौन बच्चा किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहा है? एमटीएस, आरपीएफ, सीएचएसएल, आरआरबी, टीचिंग, एमटीएस, जेएसए, एमटीएस, सीजीएल, जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस, एनटीपीसी, यानी कि सब लोग मिक्स हो। आपने कभी सोचा है कि आप ये तैयारी क्यों कर रहे हो? कभी सोचा है आपने? आप ये तैयारी कर रहे हो अपनी जिंदगी में ये सेल्फ सफिशिएंसी या आत्मनिर्भरता लेके आने के लिए। और ये आत्मनिर्भरता क्यों लेके आनी है?
क्योंकि आप चाहते हो कि हमारा जो अपना खर्चा है हम कम से कम उसको तो उठा ही लें, है ना। माँ बाप की मदद करें या ना करें, लेकिन कम से कम अपना तो खर्चा उठा ही लें। और एक टाइम के बाद जब 4-5 साल काम कर लोगे, कुछ पैसा इकट्ठा कर लोगे, है ना, अपने पैरों पर खड़े हो चुके होगे, ठीक है, तो उसके बाद क्या करना बेटा, उसके बाद माता पिता की सेवा करनी है। बच्चे जो भी बैच लेना है ना सारथी जी, हम बात करेंगे क्लास के एंड में। जो बैच लेना होगा मैं आपको एसएससी का, रेलवे का और बैंक का, तीनों बैचेस का बता दूंगा, ठीक है, लेकिन एग्जाम क्लास के बिल्कुल एंड में, ठीक है भैया। तो यस, ये हमारा पॉइंट है, यहां पर ऑब्जेक्टिव है, यहां पर हमारा सेट हो चुका है। अब जब पहला प्लान आया गया तो भारत के पीएम कौन थे? तो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू साहब। भारत के प्रेसिडेंट कौन थे? भारत के प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे बेटा? सर वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, भारत के राष्ट्रपति थे, ठीक है। पहले पहले मॉडल का प्लान को नाम दिया गया था हेरोल्ड डोमार मॉडल। हेरोल्ड डोमार मॉडल, पहले पहले प्लान को नाम दिया गया, राइट। तो ये 5 ईयर प्लान के फर्स्ट प्लान के बारे में। इसी के साथ साथ हर प्लान को मैंने आपको इस तरीके दिया हुआ है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो पढ़ा रहा हूं बेटा वही का वही लिखा होगा इसमें, बस समझाना जरूरी है। लेकिन जैसे एग्रीकल्चर ऑब्जेक्टिव है, सेल्फ सफिशिएंसी ऑब्जेक्टिव है, हेरोल्ड डोमार मॉडल कहा गया है। अगर पूछ ले कि ये मॉडल किसकी द्वारा ड्राफ्ट किया गया या ये मॉडल किसके द्वारा ये मॉडल बनाया गया है, कि किसके द्वारा ये मॉडल बनाया गया है, तो यस, द करेक्ट आंसर इज के.एन. राज इज द करेक्ट आंसर। के.एन. राज इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारी प्रीवियस ईयर पेपर देखने के बाद कि क्या क्या 5 ईयर प्लान से एग्जाम के अंदर आता है, उसको माइंड में रख के ये नोट्स बनाए गए हैं बेटा। चाहे एक बार भी अगर एग्जाम में पूछा होगा कि ये मॉडल किसने ड्राफ्ट किया, तो वो क्वेश्चन आपको मेरी इस पूरी पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब, प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जीडीपी ग्रोथ का टारगेट रखा गया था, एम रखा गया था 2.1% का, लेकिन 3.6% अचीव किया गया। यानी कि ये हमारा टारगेट है और ये हमने अचीव किया। यानी कि हम पहले प्लान में क्या हो गए हैं? पहले प्लान में पप्पू पास हो गया पहले प्लान में पप्पू पास हो गया। यानी कि पहला हमारा प्लान क्या हो गया बेटा? हमारा पहला प्लान हो गया सक्सेसफुल। कि पप्पू ने बोला पापा इस बार तो 80% नंबर लेके आऊंगा, और नंबर आए 90%, और नंबर आए 90%। तो पप्पू पास नहीं, पप्पू पास से ऊपर चला गया है ना भैया? वेरी गुड। तो पहला प्लान क्या होगा बेटा? पहला प्लान हमारा हुआ सक्सेसफुल। अब यहां पर एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की बात करी गई है। यहां पर एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की बात करी गई है। यहां पर एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के साथ साथ 1956 में 5 नए टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, यानी कि आईआईटी, 5 नए आईआईटी का निर्माण किया गया। 5 न्यू आईआईटीज का निर्माण किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी का यहां पर निर्माण किया गया 1956 में। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत के फर्स्ट या भारत के पहले आईआईटी का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम बताइए, तो क्या आंसर देंगे आप? कि भारत के अंदर भारत का पहला आईआईटी कहां पे था? वेरी गुड। पहला आईआईटी था बेटा कहां पर? आपके खड़गपुर में। खड़गपुर में पहला आईआईटी था। 1950 में इसको बनाया गया था, राइट। इसके बाद अगर हमें एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है तो हमें इरिगेशन पर तो काम करना पड़ेगा ना। तो सिंचाई को बेटर करने के लिए 3 नए बांध या डैम बनाए गए। एक बनाया गया पहला भाखड़ा नंगल डैम। भाखड़ा नंगल डैम सतलुज रिवर पर स्थित है, जो कि पंजाब एंड हरियाणा, बेटा यह गलत लिखा हुआ है, इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर होगा
हिमाचल प्रदेश। उसके बाद एक हीराकुंड डैम की स्थापना करी गई। महानदी रिवर पर हीराकुंड डैम बना हुआ है जो कि उड़ीसा में है। एक दामोदर वैली डैम की शुरुआत करी गई जो दामोदर रिवर पर है। दामोदर रिवर वेस्ट बंगाल में है। जैसे यहां पर आपने सुना होगा कि विच रिवर इज नोन एज सोरो ऑफ बिहार। विच रिवर इज नोन एज सोरो ऑफ बिहार। बिहार का दुख किस नदी को कहा जाता है? एनी आइडिया? सोरो ऑफ बिहार या बिहार का दुख, इनमें से किसे कहा जाता है? राइट आंसर इज डेफिनेटली सोरो ऑफ बिहार इज द करेक्ट आंसर। सोरो ऑफ बिहार क्या बोलेंगे? वेरी गुड। कोसी नदी को सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है। इसी प्रकार एक नदी को सोरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। अगेन द करेक्ट आंसर इज सोरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। बेटा किस नदी को? दामोदर नदी को सोरो ऑफ बंगाल या वेस्ट बंगाल कहा जाता है, दामोदर को। ठीक है, चलिए वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अब भारत के पहले प्लान में हमने आईआईटी तो लॉन्च करे, हमने सिंचाई के प्रोजेक्ट लॉन्च करे, लेकिन पहले ही प्लान में जनरल एजुकेशन के लिए भी क्या लिखा है? जनरल एजुकेशन को भी प्रमोट करने की बात करी गई थी कि भैया अगर भारत में एजुकेशन बढ़ेगी, भारत में स्किल बढ़ेगा, तभी देश के अंदर बेटा क्या हो जाएगा? चीजें बेटर हो जाएंगी। तो यहां लिखा हुआ है ना कि यहां पर इंप्रूव जनरल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए भी काम किया गया, सामान्य शिक्षा में सुधार करने के लिए भी काम किया गया। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड प्लान। नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट है हमारा सेकंड प्लान। अब पहला प्लान 1951 से 56। अब बात करूंगा मैं आपसे सेकंड प्लान के बारे में। सेकंड प्लान 1956 से 1961, ये हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान है। पहले प्लान में ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर को प्रमोट करना। मयंक बेटा कुछ बच्चों का ये चैप्टर नहीं हुआ है, इसलिए करवा रहा हूं, रिवीजन कर लो, और अगर नहीं करनी तो क्लास छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइमिंग बता सकते हैं बेटा क्लास का? बेटा इस क्लास का टाइम 7 से 8 होता है। जो नया सीजीएल का या जो बाकी बैच आ रहे हैं, एक बार ये चैप्टर मैं खत्म कर लूं, चैप्टर के एंड में हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन से बैच का क्या टाइमिंग है। तो आपको जो बैच में ज्वाइन करना हो आप उसे कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ जी। तो जैसे पहले प्लान का ऑब्जेक्टिव था कि एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे, लेकिन सेकंड प्लान का जो निर्माण किया गया, या सेकंड प्लान वाज ड्राफ्टेड बाय पीसी महालनोबिस। इट वाज ड्राफ्टेड बाय पीसी महालनोबिस। अब ये पीसी प्रियंका चोपड़ा नहीं है, ये पीसी है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। कौन थे? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इसीलिए इस प्लान को महालनोबिस मॉडल का नाम दिया गया। इसीलिए बेटा इस प्लान को महालनोबिस मॉडल का नाम दिया गया। क्या दिया गया? महालनोबिस मॉडल का नाम दिया गया। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं? राइट, वेरी गुड। अब इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ के बात करूं, आपको थोड़ा और समझाने का ट्राई करूं इसके अंदर, तो पीसी महालनोबिस नेहरू जी के बड़े खास मित्र थे। तो एक बार शाम को दोनों चाय पी रहे थे बैठ के, तो प्रशांत चंद्र ने बोला कि नेहरू यार मेरी बात सुन, गल सुन काका जी, गल सुनो। तो नेहरू ने बोला बताइए सर। कह रहा देख, अगर हम सिर्फ एग्रीकल्चर को लेकर आगे जाएंगे ना तो देश को तरक्की नहीं मिलेगी पुत्र जी। अगर देश को तरक्की दिलानी है तो देश में इंडस्ट्री को प्रमोट करना पड़ेगा, देश में इंडस्ट्री को, औद्योगिकरण को प्रमोट करना पड़ेगा। तो नेहरू जी ने बोला कि अच्छा व्हाट डू यू वांट, कि क्या किया जाए? तो पीसी ने बोला कि देखो ऐसा है मिस्टर नेहरू, सेकंड प्लान में ना हम ऑब्जेक्टिव रखते हैं, सेकंड प्लान में ऑब्जेक्टिव रखते हैं किस चीज का?
इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंप्रूव करने का, इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंप्रूव करने का, भारत में बेसिक इंडस्ट्रीज, भारत में बेसिक इंडस्ट्रीज को इंप्रूव करने का, यानी कि मोटा मोटा अगर बोला जाए तो भारत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लेके आने का, अगर मोटा मोटा बोला जाए तो भारत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लेके आने का बात यहां पर करी गई। ठीक है भैया। अब अगर दोस्त शाम को चाय पर कोई चीज बोले और उसको अगर मना कर दिया जाए तो देखो अच्छा तो नहीं लगता। तो नेहरू जी ने बोला कि ठीक है भाई, जो तू कह रहा है वो मान लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहले का ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर और दूसरे का ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो कहीं ना कहीं एक अजीब सी बात लगती है कि आपका देश आजाद हुआ है, पहले प्लान में आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, दूसरे में इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं यहां पर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री की बात करी गई, जो कि करी जानी चाहिए थी। यहां मुझे लगता है कि लॉजिक ये बनता था कि इंडस्ट्री को एग्रीकल्चर के साथ ऐड कर लेते, लेकिन पुरानी बात है, क्या कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, हम भारत में किस प्रकार का इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट या मिक्स्ड, क्या बोलना चाहेंगे? हम भारत में किस प्रकार का इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट या मिक्स्ड? बोलिए जी, व्हाट डू यू थिंक? वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन जब भारत देश आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को नहीं अपनाया था। तो सर क्या हुआ था? हमने जब सेकंड 5 ईयर प्लान लाए और पीसी महालनोबिस के कहने पे सेकंड प्लान से भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को एडॉप्ट किया, यानी कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्या किया बेटा? एडॉप्ट किया। समझ गए? हाँ जी। तो सर जब पहला प्लान लॉन्च किया था तो पहले प्लान में क्या किया था? तो हमारा जो पहले प्लान है हेरोल्ड डोमार मॉडल के नाम से, हमने इस प्लान में क्या किया? हमने इस प्लान में, यानी कि जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, तब हमने सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को एडॉप्ट किया, यानी कि हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था को हमने क्या किया था बेटा? हमने इसको एडॉप्ट किया था। तो इस बात का कह रहा है कि भाई ने बोला करने का तो करने का, बिल्कुल करेक्ट। भाई बोले इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है तो करनी है, भाई ने बोला मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम करने का तो करने का, भाई को मना नहीं करने का, सीधी बात है। लड़कों का रूल यही चलता है। तो नेहरू जी भी लड़के ही हैं भैया, तो दोनों दोस्त बैठ गए। देखो अभी भी तो यही हो रहा है, अभी भी हमारे देश में 2 लोग हैं, वो 2 लोग शाम को चाय पे बैठते हैं, फिर उनका जो मन करता है वो कर देते हैं, है ना? अभी तक तो बढ़िया चल रहा है सब, भगवान करे आगे बढ़िया ही चले। बात समझ आइए वाली क्या कहना चाह रहा हूं? अब पढ़ेंगे सेकंड प्लान के बारे में, जो हम यहां पर आगे बात कर रहे हैं। सेकंड प्लान का फोकस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसको महालनोबिस मॉडल कहा गया है। पीसी महालनोबिस के द्वारा इसका निर्माण किया गया। उस समय के प्राइम मिनिस्टर अगेन जवाहरलाल नेहरू और उस समय के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो आदमी है जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने और भारत के अभी तक सबसे लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर आर प्रसाद ही हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लगातार प्रेसिडेंटशिप की 2 टर्म्स को पूरा किया है और यह गौरव सिर्फ इन्हीं के पास है और किसी के पास नहीं है। टारगेट रखा गया था 4.5%, अचीव किया 4.27%। पप्पू पहले के अंदर पास हुआ था, पप्पू दोबारा पास हो गया।
पापा 80% नंबर लाऊंगा, 77 आ गए, तो सक्सेस ही है यार। 2-3% से तो काम चल ही जाता है, यहां तो सिर्फ 0.03% है। तो ये हमारे लिए क्या है, ये भी हमारे लिए सक्सेसफुल है, ये हमारे लिए सक्सेसफुल है, राइट। इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा इस प्लान के अंदर 3 स्टील प्लांट बनाए गए थे, 3 स्टील प्लांट्स का निर्माण किया गया था। पहला स्टील प्लांट जो भिलाई छत्तीसगढ़ में था। सेकंड स्टील प्लांट रोरकेला में था, रोरकेला उड़ीसा में था। दुर्गापुर स्टील प्लांट दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में था। भिलाई प्लांट को बनाने के लिए रशिया ने हेल्प करी, 1955 में निर्माण किया गया। रोरकेला प्लांट में जर्मनी ने हेल्प करी 1959 में किया गया। दुर्गापुर में ब्रिटेन ने हेल्प करी, 1959 में इसका निर्माण किया गया, ठीक है। अब गांव की उद्योग को या कॉटेज इंडस्ट्री को और या फिर कुटीर उद्योग को हेल्प कैसे होती है बेटा? हेल्प का मतलब होता है कि असिस्ट किया है, फाइनेंशियल हेल्प करी है, समझाया है कैसे बनता है, कैसे बढ़िया रहेगा, ये हेल्प करी है, ठीक है। अब भारत में कुटीर उद्योग को या भारत में विलेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, भारत में कुटीर उद्योग को या भारत में कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए क्या किया गया? KVIC, क्या किया गया? KVIC का निर्माण किया गया। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एस्टैब्लिश्ड इन 1957। साथ साथ सेकंड प्लान में मिक्स्ड इकोनॉमी का भी चयन किया गया, मिक्स्ड इकोनॉमी को भी आपस में जोड़ा गया, राइट। इसके बाद नेक्स्ट अब आता है थर्ड प्लान। अब आएगा हमारा थर्ड प्लान। थर्ड प्लान को पढ़ते पढ़ते पहले आपको मैं पढ़ाऊंगा, फिर आगे इसके बारे में बात करेंगे। अब जो बात हमने करी थी कि भैया ये आपको सिर्फ एग्रीकल्चर और सिर्फ इंडस्ट्रीज में क्या बात करनी है, दोनों को साथ लेकर क्यों नहीं चल सकते? तो यहां पर दोनों को साथ लेकर चलने की बात करी जा रही है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज दोनों को साथ लेकर चलने की बात हो रही है। थर्ड प्लान को, जैसे फर्स्ट प्लान को हेरोड डोमार मॉडल दिया गया, क्या बोल रहा हूं? फर्स्ट प्लान को हेरोड डोमार मॉडल दिया गया, सेकंड को महालानोबिस मॉडल का नाम दिया गया, थर्ड को गदगिल योजना का नाम दिया गया, थर्ड को गदगिल योजना का नाम दिया गया। यहां पर प्राइम मिनिस्टर बदल जाता है, पहले जवाहरलाल नेहरू और फिर लाल बहादुर शास्त्री। प्रेसिडेंट बदल जाता है, पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और फिर S राधाकृष्णन। टारगेट रखा था कि 5.6% टारगेट को अचीव करेंगे, लेकिन सिर्फ 2.8%, आधा ही टारगेट अचीव कर पाए। यहां पर पप्पू फेल हो गया, यहां पर पप्पू फेल हो गया। पापा ने पूछा कि बेटा कितने नंबर लाएगा? पापा 80%, आए कितने? 40%। अब पापा क्या करेंगे? पापा के पास एक बहुत पुरानी लेदर की बेल्ट पड़ी है, पापा के पास एक बहुत पुरानी लेदर की बेल्ट पड़ी है। आज उस लेदर की बेल्ट का उद्घाटन होगा। क्या बोलते? जब 80 बोल के 40 आएंगे तो भैया फिर बेल्टें तो निकलेंगी, है ना? नहीं, भगवान ना करे कि कोई ऐसे किसी को मारे, लेकिन कहीं ना कहीं कंसर्न की बात तो है ना। आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि भाई जब सब कुछ बढ़िया चल रहा था, जब सारी कहानी मजे में मस्त चल रही थी, तो आपके सामने मेरा एक क्वेश्चन ये है कि तीसरा प्लान या थर्ड 5 ईयर प्लान क्यों थर्ड 5 ईयर प्लान क्यों फेल हुआ? थर्ड 5 ईयर प्लान क्यों फेल हुआ, यह क्वेश्चन है। 1961 से लेकर 66 इसका टाइम पीरियड है। यही क्वेश्चन है बेटा कि सर ये फेल क्यों हुआ, ये आप मेरे को बताइए। ठीक है, देखो मुझे तो आता ही है ना यार, मैं तो बता ही दूंगा, मैं चाहता हूं कि आप मेरे को बताओ। देखो
इसके बहुत सारे मुद्दे हैं, बिल्कुल सही, सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं बिल्कुल, लेकिन उसके मुद्दे और भी हैं। एक 1962 में इंडिया चाइना वॉर, 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर, यह मुद्दा हुआ। साथ में इस समय में, इस 5 ईयर प्लान में भारत में सूखा, भारत में फेमाइन देखने को मिला, भारत में ड्रॉट देखने को मिला, भारत में भुखमरी देखने को मिली। तो इस चीज से भी भारत क्या हो गया, भारत को धक्का पड़ता है एक। साथ साथ भारत ने इसी साल अपने पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। भारत के पहले राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु हो जाती है। साथ साथ आगे चल के एक और प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री भारत से बाहर जाते हैं एक समझौता करने के बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो एक 5 साल के चक्कर में इतना कुछ हो जाता है, तो फेल होने के चांसेस बच्चे बढ़ जाते हैं। तो फेल होने के चांसेस क्या होता है बेटा, सर फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है कि नहीं? या गलत बोल रहा हूं मैं, है ना? टोटली फेल। इतना कुछ अगर 5 साल में किसी देश में हो जाए तो फिर तो बस चीजें फेल हो ही जाएंगी, है ना? फिर तो चीजें फेल हो ही जाएंगी, राइट? अब यहां पर एक पॉइंट एग्जाम में आता है, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये वाला, कि जब जवाहरलाल नेहरू जी की, जब एक सेकंड, जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी 1964 में, तो उनके बाद एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया गया? उनके बाद एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर किसे बनाया गया? उसके बाद एक्टिंग पीएम बनाया गया गुलजारी लाल जी को। किसको बेटा? गुलजारी लाल नंदा जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। बढ़िया बेटा, बिल्कुल बात है। अब गुलजारी लाल जी को लगा कि मैं पक्का पीएम बन जाऊंगा, लेकिन फिर उसी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को पीएम बनाया गया। फिर जब उनकी मृत्यु हो गई 1966 में, इनकी मृत्यु हो गई, तो दोबारा से गुलजारी लाल जी आए और गुलजारी लाल जी को दोबारा से भारत का एक्टिंग पीएम बनाया गया। लेकिन दोनों बार गुलजारी जी ने सिर्फ एक्टिंग पीएम का ही काम किया, क्योंकि आगे चल के भारत की नई पीएम बनी इंदिरा गांधी। भारत की नई पीएम बनी इंदिरा गांधी। तो गुलजारी लाल जी को बड़ा बुरा लगा, है ना? उन्होंने कट्टी कर ली कि अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा इंदिरा, अब तुम मेरी दोस्त नहीं हो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में आता है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मैं आपको जो पॉइंट इस चैप्टर में करवा रहा हूं, ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखेंगे बात को, ठीक है? तो ये इसलिए फेल हुआ। अब जब ये फेल हो गया तो हमारी इंदिरा जी ने बोला कि जैसे ये हमारा फेल हो गया है प्रोजेक्ट, तो इसको फेल होने के बाद हमारे पास उतने फंड्स नहीं है, हमारे पास उतनी पावर नहीं है कि अभी हम नया 5 ईयर प्लान्स लॉन्च करें। तो 3 साल तक पहली बार 5 ईयर प्लान से ब्रेक लिया गया। 3 साल तक पहली बार 5 ईयर प्लान से ब्रेक लिया गया, जिसे कहा जाता है प्लान हॉलीडेज, इसका मेजर फोकस था कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को इन 3 साल के अंदर प्रमोट करने का काम करेंगे। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब ने 1967 तक ये भारत के प्रेसिडेंट थे। फिर जाकिर हुसैन साहब 2 साल तक रहे। फिर वीवी गिरी साहब ने 1969 में क्या संभाला? जिम्मा संभाला। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम बताइए।
भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट का या मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम बताइए। बहुत सिंपल, क्योंकि बेटा आपके सामने है। राइट आंसर इज जाकिर हुसैन साहब। राइट आंसर इज जाकिर हुसैन साहब। ठीक है। अगर कोई पूछे कि उस पहले राष्ट्रपति का नाम बताइए जिनकी मृत्यु उनके पद पर रहते हुए, उनके पद पर रहते हुए, उनके पद पर रहते हुए हुई, तो एक है हमारे जाकिर हुसैन साहब और एक है हमारे फखरुद्दीन अली अहमद साहब। ये भी, हाँ जी बेटा, वो कॉलेज इन्हीं के नाम से है, वो कॉलेज इन्हीं के नाम से है। आंसर दे रही है बच्ची लाल बहादुर शास्त्री। अबे लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री हैं, मैं राष्ट्रपति की बात कर रहा हूं। ठीक है। 2 ईयर तक क्यों रहते हैं? अबे बता तो रहा हूं, मृत्यु हो गई इनकी, पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई है, तो मृत्यु के बाद कोई कैसे रह सकता है? मृत्यु के बाद कोई कैसे रह सकता है क्या नहीं? वो तो मुश्किल हो जाएगा काम। सर आई ज्वाइन लेट, वुड आई गेट रिकॉर्डेड? डेफिनेटली, डेफिनेटली आपको लाइव क्लास मिलती है, इस क्लास की रिकॉर्डेड क्लास मिलती है। जो मैं ये नोट्स बना रहा हूं, ये नोट्स आपको पीडीएफ के अंदर मिलेंगे। ये नोट्स के साथ साथ जो ये आपका टाइपिंग वाला कंटेंट है ये आपको मिलेगा, ये मिलेगा, ये नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड आपको मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा। ध्यान रखेंगे बेटा बात को, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है कि जब ये प्लान हॉलीडेज किया गया तो यहां पर 3 प्लान लॉन्च किए गए। एक किया गया 1966 से लेकर 67, एक किया गया 1967 से लेकर 68, एक किया गया 1968 से लेकर 69। ये 3 प्लान लॉन्च किए गए प्लान हॉलीडेज में। ठीक है। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है हमारा कि हरित क्रांति, आपने सुना होगा ना, ग्रीन रेवोल्यूशन। इन चारों में से कौन सी 5 वर्षीय योजना के चलते हुए, ग्रीन रेवोल्यूशन कौन सी 5 वर्षीय योजना के चलते हुए लॉन्च किया गया? 7वीं, 5वीं, दूसरी, तीसरी? बोलो भैया क्या आंसर होगा? ओनली नोट्स ही रीड करने हैं या बुक्स भी करनी है? देखिए मैं ये कहता हूं कि जो आपको फैकल्टीज पढ़ा रही हैं उस वो तो बेटा आपको पढ़ना ही है, समझना ही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक बुक मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करने के लिए, एक बुक रीजनिंग की प्रैक्टिस करने के लिए, एक बुक इंग्लिश की ग्रामर वोकैबुलरी के लिए, एक बुक बेटा इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए, साथ साथ जीएस की एक बुक थ्योरी पढ़ने के लिए और एक बुक प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास वो बुक होनी चाहिए जिसके अंदर आपको एसएससी के सभी एग्जाम्स के टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हों। राइट। तो करेक्ट आंसर इज तीसरा 5 ईयर प्लान इज द करेक्ट आंसर। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, इसकी शुरुआत 3rd 5 ईयर प्लान में करी गई थी। इसका समय काल था 1961 से लेकर 1966, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत 1965 में करी गई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव था भारत में एग्रीकल्चर या भारत में कृषि के उत्पादन को, या भारत में कृषि के उत्पादन को इंप्रूव करना, भारत में कृषि के उत्पादन को इंप्रूव करना, एग्रीकल्चर को इंप्रूव करना। ठीक है भैया। तो इसके लिए न्यू टाइप की या न्यू प्रकार के सीड्स यूज किए गए, यानी कि नए प्रकार के बीज यूज किए गए। उन बीज को बोला गया था HYV सीड्स। इन HYV सीड्स के साथ साथ इन्हें फर्टिलाइजर्स की भी जरूरत थी, इनको ट्रैक्टर्स
यानी कि मॉडर्न, यानी कि ट्रैक्टर्स, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की भी जरूरत थी। साथ साथ इनको इरिगेशन, साथ साथ इनको इरिगेशन की भी, यानी कि सिंचाई की भी जरूरत थी, सिंचाई की भी जरूरत थी। इस HYV की फुल फॉर्म होती है हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। फर्टिलाइजर्स आपके उर्वरक, ट्रैक्टर। अच्छा, ट्रैक्टर अभी तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस समय मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनको माना जाता था, ठीक है। अब इनका ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, तो प्रमोट करने के लिए वीट यानी कि गेहूं और राइस, दो फसलों को चूज किया गया। और स्टार्टिंग में पंजाब एंड हरियाणा, स्टार्टिंग में पंजाब एंड हरियाणा, इन दो स्टेट्स को चूज किया गया। पहले स्टेट्स मतलब पहले में वीट की उत्पादन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई, और यह बढ़ोतरी पंजाब में सबसे ज्यादा हुई थी, पंजाब में सबसे ज्यादा हुई थी। साथ साथ एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, या ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है। इसके बेसिकली दो आंसर है, एक सिर्फ इंडिया के बेसिस पर आंसर है और एक वर्ल्ड के बेसिस पे आंसर है। अगर सिर्फ इंडिया का पूछ लें तो आंसर इज MS स्वामीनाथन, आंसर इज MS स्वामीनाथन। अगर वर्ल्ड का पूछ लें तो नॉर्मन बोरलॉग, अगर वर्ल्ड का पूछ लें तो नॉर्मन बोरलॉग इज द करेक्ट आंसर। यह आपका पूरा का पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन है, हरित क्रांति है। इसके बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, सीधी बात है, राइट। तो आई होप कि आपको पढ़कर मजा आया होगा, आपको लगा होगा कि हाँ यार कोई अच्छा कंटेंट या अच्छी कुछ चीजें सीखी है हमने आज। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार जरा चेक करें कि हमने आज क्या क्या पढ़ लिया। ये देखो, हमने यहां से लेक्चर को स्टार्ट किया था और हम लेक्चर को करते करते ये सब कुछ आज हम पढ़ चुके हैं बेटा। हमने सब पढ़ा एक एक करके, आज इन सबको समझने का ट्राई किया हमने। तो आपको जो ये नोट्स नजर आ रहे हैं, आपको जो ये बाकी सारी चीजें नजर आ रही हैं बच्चे, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ नहीं मिलेगा, ये सब आपको मिलेगा, एवरीथिंग यू विल गेट नोट्स के अंदर, ठीक है। हाँ नहीं आएगा इससे बाहर, इसी में से आता है, राइट। तो अब जो बच्चे इस क्लासेस को एज अ डेमो देख रहे हैं, तो अभी 14 जून से हमारे बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। बैचेस के लिए आपको कहां जाना है बेटा, आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है या हमारी एप्लीकेशन पर जाना है, राइट। अगर आप में से कोई बच्चा अभी आने वाले SSC के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, जैसे अभी CGL का बैच चालू होगा हमारा, CGL का बैच आज से 14 जून से हमारा CGL का बैच चालू हुआ है, 14 जून से। ये सारी फैकल्टीज आपको मिलके CGL के बैच के लिए पढ़ाएंगी, CGL के लिए पढ़ाएंगी, राइट। तो आप चाहो तो आप ऐसे इंडिविजुअल बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। यहां पर SSC पे क्लिक करना, आपको CGL, CHSL, स्टेनोग्राफर, BSF, MTS, GD, इन सब के आपको सिंगल बैच मिल जाएंगे, जो कि 14 जून को आज से बैच स्टार्ट हुए हैं। मेजरली इनमें क्लासेस मंडे से स्टार्ट होंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो मेरा यह कहना है कि आप SSC का महापैक ले लें। मेरा यह कहना है, आपको SSC के महापैक में आपको लाइव क्लासेस, यानी कि जो भी SSC के एग्जाम है, आपको हर एग्जाम का एक एक सिंगल बैच मिल जाएगा महापैक में, ठीक है। टेस्ट सीरीज मिल जाएगी हर एग्जाम के लिए, ई बुक मिल जाएंगी, VOD बैचेस मिल जाएंगे हर एग्जाम के लिए। अभी एक डिफरेंट सी स्कीम चल रही है, ऑफर चल रहा है बेटा, कि अगर आप 4 महीने का बैच लेते हो तो आपको 12 महीने के लिए बैच मिलेगा, 6 महीने का लेते हो 3 महीने के लिए बैच मिलेगा, 9 महीने का लेते हो तो आपको 27 महीने का बैच मिलेगा। अब मुझसे बच्चे कल खुद मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर हमें क्या पता हम कौन सा लें, हमें तो आप बताओगे ना हमें कौन सा लेना है। तो मेरी अगर आप माने
तो मेरे कहने पे आप ये 18 महीने वाला बैच ले लें। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए 18 महीने का बैच आपके लिए इनफ है। चाहे आप एसएससी का महापैक ले या आप रेलवे का महापैक ले, लेकिन 18 महीने वाला लेंगे तो चीजें निश्चिंत रहेंगी, राइट। तो सर क्या करना है, देखो सबसे पहले तो आपने एप्लीकेशन से बैक को लेना है। कोर्स एप्लीकेशन से थोड़ा सा और सस्ता पड़ता है। आपने 18 महीने पर क्लिक करना है। पहले ही 18 महीने पर क्लिक करके आपने बाय नाउ पर जाना है बेटा। बाय नाउ पर क्लिक करके लगाना है आपने डिस्काउंट कोड Y724, अप्लाई करना है आपको। सिर्फ 2529 रुपए की फीस में, सिर्फ 2529 रुपए की फीस में आने वाले 18 महीने के लिए आपको एसएससी का महापैक मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड लगेगा Y724। सिर्फ ये फीस नहीं देनी, 2599 देने बेटा। एसएससी के हर एग्जाम के लिए लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डेली नोट्स, डेली पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, वीओडी बैचेस, ई बुक, यू विल गेट एवरीथिंग। ये तो रहा आपके एसएससी के लिए। अब आपको चाहे सीजीएल का बैच चाहिए, सिंगल एमटीएस का चाहिए, या एग्जाम वाइज महापैक चाहिए, डिस्काउंट कोड आपका यही लगेगा। डिस्काउंट कोड आपका यही लगेगा Y724, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप में से कोई बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है तो आप यहां से रेलवे पर जाएंगे। जैसे रेलवे का हमारा आरपीएफ का बैच है, यह भी 14 जून आज से स्टार्ट हुआ है। मैं ये बोलूंगा आप रेलवे का महापैक लें। यहां पर भी आपको महापैक लेने के लिए ये 12 महीने, 18 महीने, 27 महीने का समय दिख रहा है। तो भैया कुछ नहीं करना, हमने 18 महीने पर क्लिक करना है और यहां पर जाएंगे, बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, डिस्काउंट कोड लगाएंगे Y724, अप्लाई करेंगे। सिर्फ 1471 रुपए की फीस में, सिर्फ 1471 रुपए की फीस में आपको रेलवे का महापैक मिल रहा है। यानी कि अभी रेलवे के एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जिस एग्जाम के लिए जो भी बैच आएगा, जो भी बैच आएगा, आप Y724 लगाकर अगर इस बैच में महापैक में जुड़ते हो तो 18 महीने तक जो भी बैच, जो भी टेस्ट आएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। यह बात रही आपकी रेलवे के लिए। डिस्काउंट कोड Y724 लगेगा, यह बात समझना मेरी। इसके बाद अभी आपके सामने, अगर मैं आपसे बैंक की कैटेगरी में जाऊं, बच्चा बैंक के लिए पूछ रहा है, तो आप यहां जाएंगे बैंकिंग में, ठीक है। बैंक में भी आपका आरआरबी पीओ का एग्जाम निकला हुआ है, एसबीआई पीओ आएगा आपका, फिर अभी आईबीपीएस पीओ आएगा। यह आपके बैंक का फाउंडेशन बैच है, यह आपका बैंक का फाउंडेशन बैचेस आपको दिख रहे हैं बेटा सारे, ठीक है। यह आपके आईएपीएस, एसबीआई पीओ के लिए। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो तो आप बैंक का महापैक ले लो। इस बैंक के महापैक में आपको बैंक के सभी एग्जाम्स के लिए बैचेस मिल जाते हैं। जैसे अगर आपका दिखाऊं मैं, तो ये देखो आप कि आपके सारे बैंक्स यहां पे कवर हो रहे हैं। आरआरबी हुआ, आपका जो भी हुआ, आरबीआई तक इसके अंदर कवर है। तो क्या करना है, दोबारा 18 महीने के लिए आपको यहां पर क्लिक करना है, बाय नाउ पर जाना है, डिस्काउंट कोड लगेगा Y724, अप्लाई करना है। 3863 रुपए की फीस में, 3863 रुपए की फीस में आपको बैंक का महापैक मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड Y724 लगेगा। 18 महीने तक बैंक का कोई भी एग्जाम आता है, उसका कोर्स आपकी झोली में होगा। आराम से बैठो और तैयार करो, ठीक है। अब मुद्दा यह है बेटा, अगर आप एसएससी का महापैक ज्वाइन करते हैं तो किसी प्रकार का कोई वनडे एग्जाम होता है, सबका अभी DSSB का हुआ, जेवीएस का हुआ, इग्नू, जेएनयू, आईबी, एसएससी, ये सारे एग्जाम्स एसएससी के महापैक से निपट जाते हैं। अगर एसएससी और रेलवेज दोनों की तैयारी कर रहे हो तब भी एसएससी के महापैक से एसएससी और रेलवेज दोनों निपट जाते हैं। बैंक थोड़ा सा अलग है, बैंक थोड़ा सा अलग है। तो देखो, जो भी आपको लेना है ना, एक अड्डा का महापैक भी आता है जहां पर आपको बैंक, एसएससी, रेलवेज तीनों का कंबाइन मिल जाता है। लेकिन डिस्काउंट कोड लगेगा Y724। जिसने डिस्काउंट कोड ये वाला लगाया उसको मेरी तरफ से, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, गाइडेंस प्लस मेंटरशिप, इवन फोन पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, बिल्कुल फ्री एज अ गिफ्ट, मुफ्त, सिर्फ आप बच्चों के लिए। साथ साथ आपको मेरी तरफ से 1000 MCQs की ई बुक आपको बिल्कुल मेरी तरफ से 100% फ्री। तो भैया 724 Y724 आपने लगाना है। वनडे एग्जाम क्या होता है?
जो एग्जाम सिर्फ सिंगल डे में कंडक्ट कराया जाएगा उसे वनडे एग्जाम कहते हैं। जैसे यूपीएससी के लिए आपको मेंस के एग्जाम में 7-8 दिन एग्जाम देने जाना पड़ता है, लेकिन एसएससी में प्री भी एक ही बार जाओगे और मेंस में भी एक ही बार जाओगे। तो जिस एग्जाम में एक दिन जाना है, जैसे बैंक वाले में एक ही दिन जाना होता है, प्री का एक दिन, मेंस का एक दिन, तो उसे वनडे एग्जाम कहते हैं, उसे वनडे एग्जाम कहते हैं, है ना। इसके बाद आपके लिए मैंने एक चीज लॉन्च करी है आज ही, जो बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है। जैसे अगर आप ऑल कोर्स में एसएससी में जाओ और आप सीएचएसएल पर क्लिक करो, तो मैंने अभी यहां पर व्यू ऑल करना, मैंने आज ये एक टॉपर्स जीएस का मैराथन बैच लॉन्च किया, टॉपर्स जीएस का मैराथन बैच लॉन्च किया। वैसे ये बैच 300 रुपए का है, लेकिन अभी आपके एग्जाम आने वाला सीएचएसएल का, तो मैंने उसके लिए इसको बिल्कुल फ्री करा दिया है। आप जीएस फ्री कोड लगाना, अप्लाई करना, फ्री में एंट्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फ्री में एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो फ्री में एंट्री चाहिए तो ये फ्री बैच है। अब तुम ये नहीं कहते कि सर कुछ फ्री में नहीं देते, सारी चीज के पैसे ले लेते हैं, है ना। तो भाई एसएससी का महापैक लेना है, रेलवेज का महापैक लेना है, या बैंक का महापैक लेना है, उसके लिए फीस देनी पड़ेगी, Y724 कोड लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये मेरा टॉपर्स जीएस मैराथन बैच ज्वाइन करना है, तो फिर उसके लिए जीएस फ्री बैच लगाना पड़ेगा कोड। इसमें आपको बिल्कुल मिलेगा ये फ्री में, जीएस फ्री लगाइएगा, बड़ा छोटा आपकी मर्जी है, मजे ही मजे, राइट। ये सारी रिकॉर्डिंग ना 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 रिकॉर्डिंग नहीं है, 18 जून से लेकर 30 जून तक, 18 जून से लेकर 30 जून तक ये लाइव लूंगा सारी क्लासेस, सारी 2-2 घंटे की मैराथन्स। और लाइव लेने के बाद ये सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी 6 महीने के लिए, ठीक है। तो चलिए भैया जी, जय हिंद, अभी के लिए बाय बाय।